स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर विजय एजुकेशन एंड न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त हनुमान पूनिया और ज्योग्राफी को लेकर के जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा अपना सेकंड टॉपिक चल रहा है हमारा मुख्य भौतिक विभाग। और उसकी शुरुआत हम लोगों ने कल कर दी थी और उसकी भूमिका को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि राजस्थान में मुख्य भौतिक विभाग कितने हैं और सबसे पहले इनको विभाजित करने का कार्य किसने किया था, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। और कई छात्रों के डाउट्स थे कि सर कोर्स कब पूरा होगा, तो हम आपको बता दें कि अप्रैल तक आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका कोर्स है वो अप्रैल तक बिल्कुल मई की शुरुआत से पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको बिल्कुल रिवीजन करने का एक मंथ है, जो एक महीना आपको टाइम पूरा मिल जाएगा। और आपकी जिस तरह की ज्योग्राफी की क्लास है जो आधा घंटा 30 मिनट चल रही है, देखिए अभी क्लासें शुरू हुए हैं और क्लास को अगर हम एक घंटा बढ़ाएं तो जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए जीके बिल्कुल नया है। और जब बिल्कुल नया है तो शुरुआत में उनके समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो एक घंटा जब हम क्लास को करेंगे तो क्लास में थोड़ा उन्हें बोरिंग फील होगा, क्योंकि साइंस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं। क्लास को तो आप कहीं उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे हम आपकी क्लासों का टाइम बढ़ा देंगे, आपकी क्लासें भी बढ़ जाएगी और बाद में आपको मैं कहता हूँ पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग, और उस भौतिक विभाग में जो हमारा टॉपिक था मेरे दोस्तों वो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में कहाँ स्थित है ये जानकारी कल आपको मैप में बता दी गई थी। बिल्कुल आपको मैप को याद रखना है, और जब आप एक बार मैप को बना लेते हैं तो आपको वैसे भी याद रह जाता है। ज्योग्राफी की यही खासियत है कि इसको समझना आपको कठिन लगता है, लेकिन जब आप मैप से इसको समझते हैं तो बिल्कुल आपके साइंस जैसी है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ये किसका भाग है, ये आपको कल बताया ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। ये किसका भाग है मेरे दोस्तों, सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स से पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे और हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसका भाग है मेरे दोस्तों, याद रखिए ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है, का पूर्वी भाग। परीक्षा में प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अब अवशेष किसका है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये तैतीस सागर का अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। बिल्कुल याद रखने वाले इंपॉर्टेंट चीजें, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ये किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है मेरे दोस्तों। अब हमने बात की कि सर आप बता रहे हैं कि तैतीस सागर का अवशेष है, तो इसके प्रमाण क्या मिलते हैं हमें राजस्थान में, तो इसके प्रमाण हमें मिलते हैं कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। किसकी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें। और उनके नाम क्या क्या है मेरे दोस्तों, उनके नाम हैं डीडवाना, पचपदरा एवं लूणकरणसर। डीडवाना, पचपदरा एवं लूणकरणसर, ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान में स्थित है। ये किसका प्रमाण है कि यहाँ पर ये
जो हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा यहां पर क्या प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर टर्सरी काल की चट्टानें हैं। टर्सियरी काल की चट्टानें टर्सरी काल की चट्टानें, उनसे क्या निकाला जाता है? आपको पता है बाड़मेर और जैसलमेर में अब पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं और यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है कि यहाँ पर एक तो 33 सागर के अवशेष के यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। आप साथ साथ लिखते जाइएगा मेरे दोस्तों कि डीडवाना है जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। डीडवाना खारे पानी की झील राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। पचपदरा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है एवं लूणकरणसर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। याद रखिएगा इन तीन झीलों की कि ये कौन कौन से जिले में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि डीडवाना नागौर में स्थित है, पचपदरा बाड़मेर में स्थित है और लूणकरणसर है वो बीकानेर में स्थित है। और इसके अलावा हमें क्या अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पर टर्सरी काल की चट्टानें हैं और टर्सरी काल की चट्टानों से यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर में पेट्रोलियम के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद में पता करें ये चीजें हैं और इसके बाद में अब आता है नामकरण। बिल्कुल, नामकरण। तो भारत में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। भारत में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। और बात करें इसे पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहा जाता है। चेलिस्तान कहा जाता है। इसका नामकरण क्या है मेरे दोस्तों? इसका नामकरण है, भारत में तो इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल समझने वाली चीजें हैं। अब कुछ स्टूडेंट साइंस के कहते हैं समझ में नहीं आया, तो बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने चीजें हैं और इन्हें आपको याद रखना है। इन्हीं में से एग्जाम में सवाल आते हैं। अब देखिएगा, हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसमें करंट जीके हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आपको बिल्कुल भी करंट जीके नहीं पढ़ना है। आपके इस लैब असिस्टेंट के सिलेबस में मैंने देखा है कि करंट जीके बिल्कुल नहीं आएगा। यानी आज के समय में क्या हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, कौन क्या है, जितनी कौन सी घटनाएं हैं समसामयिक, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें आपके करंट जीके का सिलेबस में जिक्र नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी। तो भारत में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि इस मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। तो इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल आपके सामने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। तो इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों वो है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें कि क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, अब क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 61.11% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपना कितना प्रतिशत रखता है, अपना कितना भाग रखता है, तो 61.11%, यानी 61.11% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब हमने बात की कि 2,09,000 वर्ग किलोमीटर तो इसका संपूर्ण है जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें आपके पहाड़ आ जाते हैं, कहीं कहीं पर पठार आ जाते हैं, कई नदियां आ जाती है, झीलें आ जाती है। अगर पूर्णतः रेतीला मैदान की बात करें कि यहां पर पूर्णतः रेतीला कितना है, तो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल पूर्णतः रेतीला है वो है आपका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। दोनों अलग चीजें हैं मेरे दोस्तों कि सर आपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दो प्रकार के क्षेत्रफल हमारे सामने आपने बतवा दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस पूरे क्षेत्रफल की बात करें टोटल, तो वो टोटल क्षेत्रफल है मरुस्थलीय प्रदेश का, वो है आपका 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। अब सिर्फ और सिर्फ रेतीले मैदान की बात करें, जो सिर्फ और सिर्फ जहां पर रेत है और पूर्णतः मरुस्थल है, वो प्रतिशत कितना है या वो भाग कितना है, तो वो आपका भाग है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब ये बातें हमने यहां पर नोट की। इसके बाद में एक बात और आती है कि एक पॉइंट यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर लिखा हुआ है विस्तार। यहां पर क्या लिखा हुआ मेरे दोस्तों? विस्तार। कहने का मतलब इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके विस्तार के जिले में आपको यहां पर नोट करवाना चाहूंगा कि इसका विस्तार है जो 12 जिलों में है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने जिलों में है, तो वो राजस्थान के कितने जिलों में है मेरे दोस्तों? राजस्थान के 12 जिलों में है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के 12 जिले कौन कौन से हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। आप बिल्कुल साथ साथ में याद रखिएगा। और इस मरुस्थलीय प्रदेश के जो जिले जब आप अपनी मैप में भरेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 जिले कौन कौन से हैं, शुरुआत करते हैं। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, इसके बाद में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, पाली। कितने जिले हुए मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 7 8 10 11 12। ये आपके सामने 12 जिले मैंने लिख दिए हैं बिल्कुल कि इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। तो इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में है। 12 जिले कौन से? हम जालोर से शुरुआत करें। अब ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार निम्न में से कौन से जिले में नहीं है, या राजस्थान का कौन सा जिला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे। अगर आपको ऑप्शन में दे दिए जाएं, एक सवाल की बात करें और ऑप्शन में आपको 4 दे दिए जाएं। पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए बाड़मेर, सेकंड दे दिया जाए जालोर, थर्ड ऑप्शन दे दिया जाए सिरोही,
और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाए नागौर। तो किस जिले में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार नहीं है? सिरोही जिले में। राजस्थान का सिरोही जिला बिल्कुल जालोर के निकट स्थित जिला है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो राजस्थान का सिरोही जिला है वो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बिल्कुल नहीं आता है। इस बात को आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो 12 जिले हैं आपको टोटल कंटस्ट करने हैं कि किन किन जिलों में राजस्थान में इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसे ऊपर की ओर साफ कर देता हूं, या फिर हम लोग इसका रिवीजन करेंगे तो काम आएगा। चलिए आगे देखिएगा। अब इसका ढाल, तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की तरफ है। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ढाल की बात करें तो जो इसका ढाल है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ है? तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। और यूं भी आ सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो बिल्कुल इस चीज को याद रखिएगा। इसका जो ढाल है मेरे दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। अब हम आपको बताते हैं कि इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसका ढाल बिल्कुल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि इसका जो ढाल है। अब हम इसकी बात करते हैं लंबाई की और इसकी चौड़ाई की। तो मेरे दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो लंबाई है मैं आपको बताना चाहता हूं 640 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई में कितना है तो 640 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी आ जाती है मेरे दोस्तों 300 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखने वाली चीज। और अब हम बात करते हैं मिट्टियां की। यहां पर मिट्टियां कैसी है तो मेरे दोस्तों इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी, यानी आप कभी जैसलमेर घूमने गए हैं तो वहां पर बाड़मेर जैसलमेर में, तो जब आप सब में घूमने जाते हैं तो बिल्कुल आपको शक्कर की तरह जब आप उसको ऊपर उठा के फेंकते हैं तो बिल्कुल हवा के साथ उड़ती है। बिल्कुल दानेदार रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा कितनी होती है तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बारिश होती है मेरे दोस्तों वो 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तापमान की। तो यहाँ पर तापमान कितना रहता है तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है मेरे दोस्तों वो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना यहाँ पर जो तापमान दर्ज किया जाता है मेरे दोस्तों वो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल आपके लिए याद रखने वाली चीज है मेरे दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया जाता है तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखने वाली चीज आपके लिए कि यहाँ पर अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया जाता है तो अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो न्यूनतम तापमान आपका दर्ज किया जाता है मेरे दोस्तों वो है आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब
मैं आपको बताता हूं यहां का औसत वार्षिक तापांतर कितना रहता है। औसत वार्षिक तापांतर, तो यहाँ का औसत वार्षिक तापांतर जो रहता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है मेरे दोस्तों। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का औसत वार्षिक तापांतर यानी एक वर्ष में निकाले गए तापमान का औसत तापमान, कि एक वर्ष में टोटल जितना तापमान होता है अगर हम उसका औसत या एवरेज निकालें तो जो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का औसत वार्षिक तापांतर है वो कितना है। औसत वार्षिक तापांतर रहता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है आपके लिए वो है इसकी विशेषता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता में हम लोग पढ़ते हैं कि थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व। अगर दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या अगर किसी मरुस्थल में पाई जाती है तो वो है हमारा थार का मरुस्थल। तो दुनिया का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी सर्वाधिक विश्व का जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है मेरे दोस्तों। तो थार का मरुस्थल विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल एवं विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यानी जहां पर बहुत ज्यादा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हमें मिलती है उनकी स्पीसीज यहाँ पर मिलती है। तो बिल्कुल ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे दोस्तों। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर पहले समुद्र का विस्तार था, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जगह समुद्र का विस्तार था, यानी यहाँ पर समंदर था। तो वो कौन से काल में था, कई एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है सीधा। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लिखना चाहता हूं कि परमियम कार्बोनिफेरस, परमियम कार्बोनिफेरस काल में यहां समुद्र का विस्तार था। कौन से काल में मेरे दोस्तों, परमियम कार्बोनिफेरस काल में यहां समुद्र का विस्तार था। बिल्कुल आपके लिए याद रखने वाली चीजें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। अब इसकी एक विशेषता और है कि यहाँ पर रेतीले बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसकी नेक्स्ट विशेषता, यहाँ पर रेतीले बालू का स्तूप पाए जाते हैं। रेतीले बालू का स्तूप, रेतीले बालू का स्तूप क्या होते हैं कि आपको पता है मेरे दोस्तों कि राजस्थान के इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में गर्मियों के मौसम में तेज आंधी के साथ हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। यहाँ पर गर्मियों में तेज आंधी के साथ हवाएं चलती है और इन हवाओं को क्या कहा जाता है, गर्म और रेतीली हवाएं हैं। ये लू कैसी हवाएं हैं जिनका नाम है लू। और ये कैसी हवाएं मेरे दोस्तों,
ये गर्म एवं रेतीली। तो राजस्थान के इस प्रदेश में गर्मियों के मौसम में तेज रेतीली हवाएं चलती है जो बहुत ही गर्म होती है, जिनका तापमान काफी होता है। और वो रेतीली हवाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें लू कहा जाता है, जो गर्म और रेतीली हवाएं होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये हवाएं अपने साथ जो वायु से क्या करती है, मिट्टी का अपरदन करती है। मिट्टी का अपरदन, अपरदन किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, यानी किसी भी भौतिक कारक जैसे पानी हवा के द्वारा जमीन की या मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ना, यानी जो मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत होती है वो उसकी सबसे ऊपरी परत होती है। अगर वायु के साथ वो ऊपरी परत अगर उड़ने लगती है तो इसे हम वायु का अपरदन कहते हैं। ऐसे दृश्य आम यहाँ पर बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिल जाते हैं। तो वायु की ऊपरी मिट्टी का अपरदन होता है और ऊपरी परत, जैसे ये धरातल है देखिएगा मेरे दोस्तों, और यहाँ पर माना कि तेज आंधियां चल रही है तो वो क्या करती है, मिट्टी को उड़ाती है और मिट्टी आगे जाकर एक जगह जम जाती है। यानी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, हमें यहाँ पर काफी बड़े भी होते हैं, कई बार छोटे बालू का स्तूप मिलते हैं। तो ये इस रेतीले, इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर जो मिट्टी आगे जाकर एक जगह जम जाती है, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। और कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, हमारा उस क्लास में। तो यहाँ पर वायु के साथ जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो उड़ने लगती है और किसी एक स्थान पर जाकर ढेर के समान जमा हो जाती है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती है। तो उसे हम बालू का स्तूप कहते हैं। ये बालू का स्तूप इस हमारे रेतीले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है मेरे दोस्तों। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और ये प्रश्न भी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि गर्मियों में थार के मरुस्थल में तेज आंधी के साथ हवाएं चलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लू कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब हम बात करते हैं कि इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है और उसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमें एक वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है और उसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इस भौतिक विभाग में स्थित है, इस फिजिकल डिवीजन में स्थित है। और जिलों की बात करें तो ये बाड़मेर और जैसलमेर, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा है वो जैसलमेर का है और न्यूनतम बाड़मेर का कुछ एक हिस्सा इसमें सम्मिलित है। तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है और उसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और मरु का मतलब ही आप देखिए मरुस्थली होता है, तो इस नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है और इसका विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में है, इसका विस्तार राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में है मेरे दोस्तों। बिल्कुल। अब आगे की बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर कृषि कैसे की जाती है। तो यहाँ पर कृषि का जो कार्य होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर चक्रीय कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है? चक्रीय कृषि का मतलब होता है एक फसल के बाद में यानी अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। यानी वो एक ही फसल को उगाने से उस मिट्टी की उपजाऊपन है जो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग हैं जो चक्रीय कृषि करते हैं और चक्रीय कृषि में यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हैं जो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है, जिसमें बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार, यानी यहाँ पर 4 प्रकार के
ऐसे तो कई फसलें होती है, गेहूं भी होता है। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन अधिकतर हम पूरे राजस्थान और उसकी बात नहीं करके मरुस्थलीय प्रदेश में जो ज्यादातर फसलें होती है उनमें बाजरा, मूंग, मोट और ज्वार होता है। मूंग और जो मोट हैं ये दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें का मतलब दलहनी फसलें उगाने से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बढ़ता है, क्योंकि इसकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरकता के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो राजस्थान में अगर कृषि की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो कौन सी कृषि की जाती है कि राजस्थान में चक्रीय कृषि की जाती है। और फसलों की बात करें तो फसलों में यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोट और दलहनी राइजोबियम, ये जो इन दलहनी फसलों में एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया, और ये जो इन फसलों के लिए और भूमि की उर्वरकता के लिए लाभदायक होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और इसके अलावा हमने अब आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप और बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक में से बिल्कुल हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए। एग्जाम में आपको इनमें से 100% सवाल मिलेगा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी हमारी चल रही है। आप अपना अध्ययन को जारी रखिएगा और निरंतर जीके के साथ जुड़ते रहिए ताकि आपका जीके अच्छा हो। बिल्कुल आपका जीके यहाँ पर यानी 50 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स के आएंगे, तो बहुत बड़ा वक्त रखता है। यानी 150 क्वेश्चन में से आपको जीके के वहाँ 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जुड़ते रहिए हमारे जीके की क्लास से। और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।